शिकायत, वो कई बार उसकी शिकायत कर ली। समस्या, कम से कम 2-2.5 साल से सफाई नहीं हुई। सवाल, शिकायत करा है कौन है, सुना कोई ना। जवाब, खबर, फिर मैं हूँ आपके साथ तानु मलिक, पायल लोडियाल, बिलाल मलिक। खबर का असर, चप्पा चप्पा फरीदाबाद, मेरे साथ फरीदाबाद लाइव। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ चप्पा चप्पा फरीदाबाद, फरीदाबाद लाइव। खबर की शुरुआत करते हैं आज एक बड़े ही दुखद खबर के साथ। दुखद इसलिए कि आज का युवक, आज का आदमी इतना हाइपर है, इतना गुस्से में है कि किसी की गलती को बर्दाश्त करने की उसमें क्षमता ही नहीं रही। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जब मैं आज सड़क पर यात्रा कर रहा था। एकाएक मेरी नज़र पड़ी जाम पर। जाम हटाते पुलिसकर्मी, शोर शराबा, लोगों की भीड़, और उसके बीच में जब मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो ये चीखते पुकारते आदमी की ये कराह नजर आई। जी बताएं, आपको किसने पीटा? क्यों आपके माथे से खून निकल रहा है? क्या उन्होंने पुलिस पर भी हमला किया? वो अंकल जी ने 5-6 लड़के मंगवाए मेरी गाड़ी में और उन्होंने मुझे यहाँ पे पुलिस कस्टडी से खींच के बाहर निकाल के रोड पे मारा जा करके मुझे। क्यों? वो कह रहे थे तुमने मेरी गाड़ी कोने में मार दी है, इसलिए। आप किस चीज़ पे थे? मेरी गाड़ी है कार। हाँ कार, मेरी गाड़ी पीछे थी, उनकी गाड़ी आगे थी। उन्होंने अचानक ब्रेक मारा तो मेरी जरा सी कोने में लग गई उनकी, इसलिए उन्होंने खींच के पहले अंकल जी ने खूब मारा मुझे। उसका पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले अपने कस्टडी में बिठा लिया। यहाँ पे बोले 100 नंबर पर फ़ोन करके बुलाओ। उस 100 नंबर पुलिस वाले आने से पहले ही इन्होंने 5-6 लड़के बुलवाए और मेरे को खींच के बहुत मारा बाहर। मेरे दांत वाँत टूट गए, पूरा बाहर निकल गया। कहाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? चिडुआ कॉलोनी। क्या नाम है आपका? रघु। तो इन्होंने पुलिस वालों को भी मारा है? नहीं, पुलिस वालों को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं तो पिट रहा था बाहर। आपको कस्टडी में से पुलिस वालों से खींच के ले गए? खींच के निकाला है पुलिस वालों के सामने ही? हाँ, पुलिस वालों के सामने। आपने सुना, ये दर्द है उस व्यक्ति की जो अपने कार में सवार होकर घर से दफ्तर के लिए निकला था। इनकी गाड़ी सामने वाले की कार से टच हो गई। बस इतनी ही बात पर हंगामा बरप गया। ये खड़ा हुआ शख्स, जो यहाँ खड़ा हुआ शख्स आपको दिख रहा है, इन्होंने फ़ोन करके अपने घर से आसपास से 4-5 गुंडे बुला लिए। इनकी बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये जो लाल घेरे में चेहरा है, ये वही शख्स है जिसने अपने गुंडों को बुलाया और इनकी वजह से ही इस व्यक्ति की ये हालत हुई है। उसके बाद मारपीट सड़क पर सरेराह होने लगी। बीच में पुलिस के जवान आए। पुलिस के जवान उन्हें, इस पीड़ित को उठाकर अपने पिकेट तक ले गए जो वो अपनी जगह बनाए होते हैं। लेकिन इन गुंडों के हौसले यहीं पस्त नहीं हुए। इन्होंने बाकायदा उसे घसीट लिया पुलिस के सामने और सड़क पर पुलिस के मौजूदगी में उसे मारने लगे। इतना ही नहीं, जब पुलिस बीच बचाव करने आई तो पुलिस वाले की वर्दी पर भी हाथ डालने में इन्होंने देर नहीं की। देखिए क्या कहना है वहाँ मौजूद लोगों का। जी बताएं विजय जी, आप मौके पे मौजूद थे, क्या स्थिति है? मैं तो अपने ऑफिस में था जी। वहाँ देखा तो ये 5-7 लोग एक लड़के को और एक मुलाजिम के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। हम यहाँ बीच बचाव करके तो वर्दी वाले पुलिस पे भी हाथ उठाए इन लोगों ने? 100%। तो इस तरह तो पुलिस बड़ी कमज़ोर हो जाएगी जी हमारी सुरक्षा के लिए। नहीं, अगर 8-7 लोगों के सामने 2 पुलिस वाले भी क्या करेंगे? मतलब गुंडागर्दी की उन्होंने पूरी। गुंडागर्दी करी को ठोक कर हमने भी पुलिस बुला के उनको वापस भेज दिया। शुक्रिया विजय जी, आप जैसे जागरूक नागरिकों की वजह से कानून तोड़ने वाले कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि किस तरह की स्थिति आज सड़कों पर है। हर आदमी दूसरे को मारने को उतारू है। लेकिन यही नहीं, इससे भी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, गुस्सा पीने की ज़रूरत है, राह पर बवाल से बचने की ज़रूरत है। रुक करते हैं एक बड़ी खबर का, जहां चौकन्ने रहे एयरफोर्स कर्मी। एयरफोर्स रेंज के बाहर 24 घंटे तक उन्होंने पहरा डाले रखा। सुरक्षा के मानकों के अनुसार चप्पे चप्पे की निगरानी रखी, कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो जाए, जैसा कि अभी पठानकोट में हुआ। खबर लेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी गजेंद्र। आपने देखा, आप बता रहे हैं कि वहाँ पर 24 घंटे तक एयरफोर्स के कर्मी मौजूद रहे। ये मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल इस बात की थी कि अगर आतंकवादी हमला एयरफोर्स बेस पर होता है, डबुआ में होता है, तो किस तरह ये उसकी सुरक्षा की जाएगी, जांच की जाएगी। विस्तार से बताएं पूरी खबर। फरीदाबाद डबुआ स्थित एयरफोर्स स्टेशन में घुसे 2 आतंकवादी। आतंकवादियों की सूचना मिलते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पूरी फरीदाबाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया।
NIT के DCP ने सारण थाने के SHO को इन्फॉर्म किया और SHO मौके पर पहुंच गए। मौके पर जाके पता चला कि एयरफोर्स द्वारा मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। लेकिन गजेंद्र, एक बहुत ही अच्छा सवाल उठता है इसमें कि 24 घंटे की मॉक ड्रिल, पल पल की जानकारी, अंधेरा उजाला, सूरज की रोशनी और रात के अंधेरे में भी पुलिस के कर्मी, एयरफोर्स के जवान तैनात रहे। आखिर इसकी वजह क्या पड़ी? जी हाँ संदीप जी, आपको बता दूं कि एयरफोर्स स्टेशन पर अभ्यास कराया जा रहा था। जैसे कि पिछले दिनों पठानकोट में जो हमला हुआ था, उसको देखते हुए पूरे देश के एयरफोर्स स्टेशनों पर एक अभ्यास कराया जा रहा है, रिहर्सल कराई जा रही है कि अगर आगामी दिनों में इस तरह की घटना घटती है तो किस तरह से उस घटना से हमें निपटना है, किस तरह से उन्हें अंजाम देना है, किस तरह से आतंकवादियों से हमें अपने आप को बचाव करना है, उनको मार गिराना है। मौके पर मौजूद थे एरिया के SHO वेद प्रकाश जी। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हमें DCP NIT की तरफ से 4 बजे फ़ोन आया कि एयरफोर्स स्टेशन में आतंकवादी घुस गए हैं। तो जैसे हमें मैसेज मिला, हम तुरंत वहाँ एयरफोर्स स्टेशन पहुँच गए। पूरी फोर्स पहुँच गई हमारी। आसपास के थानों में हमने मैसेज कन्वे कर दिया। वहाँ के SHO भी आगे फोर्स लेके, SWAT टीम आ गई हमारी, CIA बड़कल आ गई वहाँ, और DCP साहब खुद आ गए और ACP मुजस्सर वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जाके हमने देखा तो मॉक ड्रिल थी, सुरक्षा के लिहाज से एक ना ये रिहर्सल होती है, वो कर रहे थे। क्या क्या उसमें दर्शाया गया? उसमें दर्शाया गया था कि आतंकवादी घुस गए हैं, जिन्होंने मेन गेट पे 2-3 जो हमारे गार्ड लगी हुई है, जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी हैं एयरफोर्स के, उनको मार दिया है और अंदर घुस गए हैं। किसी को एक को बंधक बना लिया है, ये था। तो वो कहता उसको जो है जो हमारी SWAT कमांडो टीम है, हरियाणा पुलिस की, फरीदाबाद जिले की और स्थानीय पुलिस, तो किस तरीके से जो है इसको दर्शाया गया? जी, किस तरीके से जो है इस सीन को क्रिएट किया गया और किस तरीके से सफलतापूर्वक इस जो है मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया? ये ऐसे था, उन्होंने ये दर्शाया कि आतंकवादी जो अंदर घुस गए हैं और एक बिल्डिंग है उनकी अंदर, स्पेशल कोई एक अकाउंट्स की बिल्डिंग है, उसके अंदर 2 लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया है। और SWAT की, हमारी SWAT कमांडो की जो टीम है फरीदाबाद की, वो आई हुई थी। उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक उसको रेस्क्यू करके जो बंधक था उसको जिंदा बाहर निकाला और जो आतंकवादी जो दर्शाए गए थे उनको वहीं मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कितना सफल रहा ये मॉक ड्रिल कार्यक्रम? ये आप इस लिहाज से कह सकते हो, ये 100% ये सफल रहा मॉक ड्रिल। जिससे भी एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं वो भी से संतुष्ट नजर आए। हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये बड़ा सफल मॉक ड्रिल था। तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है इस तरह की कोई घटना जो इस तरह से हुई थी पठानकोट में? जी, तो उस तरह से आप प्रशासन दे रहा है? हाँ, ये पठानकोट में जो हादसा हुआ था उसी को लेकर के जो पुलिस है वो अलर्ट पे है। और ऊपर इलेक्शन भी है और 26 जनवरी भी आ रही है, तो पुलिस काउंटिंग वगैरह कर रहे हैं एयरफोर्स के आसपास और पुलिस पूरी अलर्ट है 24 घंटे। और मैसेज मिलने के 10 मिनट बाद ही हम वहाँ एयरफोर्स पहुँच गए थे और पुलिस बिल्कुल अलर्ट है, मुस्तैद है। शुक्रिया गजेंद्र आपका, शुक्रिया SHO साहब आपका। रुक करते हैं एक खबर जिसने सबको प्रभावित किया। खबर बैंक से जुड़ी है। बैंक में हड़ताल थी। हड़ताल की वजह से नकदी निकालने वालों को परेशानी हुई। करोड़ों का टर्नओवर जो होना चाहिए था बैंक खुलने की वजह से, उस पर सही तरह से कार्रवाई नहीं हो पाई, अमल नहीं हो पाया। बैंक के ग्राहक परेशान रहे। जुड़ रहे मेरे वरिष्ठ सहयोगी बिलाल। बैंक में ताला, कर्मचारी बाहर, नारों की गूंज और निकासी, पैसे की निकासी करने वालों की परेशानी। पूरी खबर बताएं बिलाल। बैंक में अपना काम कराने के लिए आने वाले लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां आई हैं। कुछ लोग अपना काम निपटाने के लिए बैंकों के तक पहुंचे, लेकिन बैंक पर ताले लगे मिले, लोगों को वापस जाना पड़ा। और कुछ लोग अपना लेन देन करना चाहते थे, कुछ लोगों को पैसा जमा करना था, कुछ लोगों को निकालना था, और भी ऐसे ही कई काम थे लोगों को, जो काम लोगों के नहीं हो पाए। तो इसके चलते जिले के सभी जितने भी बैंक थे, कर्मचारी थे, उनकी हड़ताल पर है और लोगों के सामने ये समस्या एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। लोगों का कहना है कि बैंक के बंद होने के चलते काफ़ी दिक्कतें उनके सामने आई है।
सोच समझकर हर दिन की तरह की बैंक खुले होंगे, वे बैंकों में पहुंचे, अपने कामकाज को लेकर के पहुंचे। लेकिन जब बैंक के सामने आए और बैंक पर आकर के देखा कि बैंक बंद है, बैंक पर ताला लगा है और सभी कर्मचारी हड़ताल पर है, तो इस तरीके से लोगों का जो काम था वो बाधित हुआ और जो लोगों को लेन देन करना था वो भी रुका रहा। लोगों के सामने और भी कई तरह की दिक्कतें सामने आई हैं। बिलाल, आपकी बात हुई होगी ऐसे समय में ग्राहकों से जो उम्मीद में थे, जिन्हें पैसा लेना था, निकालना था, किसी काम में लगाना होगा। एटीएम माना कि सुलभ है, लेकिन हर आदमी की जेब में अभी एटीएम भी नहीं है। ऐसे में लोगों का क्या कहना है? हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के बैनर तले जिला के सभी बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल रखी। कई मांगों को लेकर हड़ताल की गई है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और हड़ताल पर जाने के चलते करोड़ों का जो लेन देन होता है वो प्रभावित हुआ। लोगों को जो लेन देन करना था वो भी प्रभावित हुआ है। दूर दराज से लोग जो बैंक में अपना काम कराने के लिए आते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साथ ही लोगों का कहना है कि यहाँ पर कि बैंक बंद होने के चलते जब यहाँ पर पैसे का लेन देन करने के लिए लोग पहुँचे, बैंक बंद मिले, बैंकों पर ताला लगा मिला, बैंकों पर ताला लटका हुआ था और इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों में गुस्सा भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो बैंक के कर्मचारी हैं अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जिला के जितने भी सारे बैंक हैं वो बंद रहे और इसी के चलते लोगों को लेन देन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साथ ही लोगों का ये भी आरोप है कि इस तरीके से एक ही साथ एक ही दिन बैंकों के बंद होना और हड़ताल करना कर्मचारियों का कहीं ना कहीं जो लेन देन का कामकाज है लोगों का प्रभावित हुआ है। कुछ ज़रूरी काम थे लोगों के, वो भी अटके हुए हैं और जो भी कुछ ऐसा लेन देन का काम था वो भी लोगों का अटका हुआ दिखाई दिया। जी शुक्रिया बिलाल आपका। बिजली विभाग आए दिन अपनी लापरवाही की वजह से सुर्खियों में रहता है। कई बार किसी भी व्यक्ति के नाम लाखों का बिल भेज देना, किसी भी व्यक्ति का मीटर बंद होने की जानकारी दे देना, इनकी लापरवाही के आए दिन की चर्चा है। लेकिन इस बार बिजली विभाग अपने ही कर्मचारी के घोटाले की वजह से सुर्खियों में है। मामला है मेडिकल बिल का। मेडिकल बिल जिसे पास कर दिया बड़े अधिकारियों ने, उस बीमारी का, उस दवाई का जो न बीमारी कर्मचारी को थी न जो दवाई खरीदी थी। देखते हैं क्या है गड़बड़ झाला। और ख़बर लेकर जुड़ रही मेरे साथ मेरी सहयोगी तनु। जी तनु, ये अजीब और गरीब मामला है, एक नए तरह का घोटाला है, एक नए तरह की खबर है, विस्तार से बताएं आप। बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के किस्से तो आए दिन सामने आते रहते हैं। आए दिन लोगों को गलत बिजली बिल थमा दिए जाते हैं, जो कि लोगों के लिए परेशानियों का सबब बने हुए हैं। लेकिन बिजली विभाग का अब एक अनोखा ही मामला यहाँ सामने आया है, जिसमें कि यूडीसी एक रिटायर्ड कर्मचारी के साथ मिलकर नकली मेडिकल बिल पास करवाया करता था। तनु, ये रोचक कहें या शर्मनाक खबर कहें या कहें एक नए तरह का मामला उजागर हुआ है। अधिकारियों से आपकी इस बाबत बात हुई होगी, क्या सफाई दे रहे हैं आखिर ये गठजोड़ के लोग और किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? जो बताया जा रहा है कि जो यूडीसी अमित कुमार है उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और वो एक रिटायर्ड कर्मचारी के साथ मिलकर नकली मेडिकल बिल पास करा करता था, जिसके बाद की अब 3 सदस्यीय कमेटी बिठाई गई है, जांच कमेटी बिठाई गई है, जिसको कि निर्देश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर जांच सौंपी जाए। शुक्रिया तनु आपका। रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। खबर यह है कि अब रेलवे अपने स्टेशनों को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए फरीदाबाद के 3 से लेकर 4 स्टेशन चुने गए हैं। मौके पर मौजूद थे हमारे संवाददाता पंकज बता रहे हैं किस तरह से रेलवे मुस्तैद है सफाई को लेके, सुंदरता को लेके और खासकर यात्रियों की सुविधा को लेकर। जुड़ते हैं सीधे पंकज के साथ। पंकज, रेलवे के कई स्टेशन ऐसे हैं जो गंदगी की जहां भरमार है, दीवारों पर बहुत दिनों से वाइट वॉश भी नहीं हुए, ऐसा लगता है मकड़ियों के जाला का डेरा है। ऐसे में सूरत बदलती नज़र आ रही है, क्या कहेंगे आप? अच्छी योजना है। जिले में संवरेंगे 2 नए रेलवे स्टेशन। जी देखिए, फरीदाबाद के औद्योगिक नगरी के रेलवे स्टेशन जो है ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ स्टेशन अब बेहतर दिखाई देंगे, क्योंकि इन्हें प्रथम श्रेणी में लाया गया है, जिसके तहत इनका जो सफाई व्यवस्था है उनको सुधारने का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। इस बाबत शायद हो सकता है आपके अधिकारियों से कोई बात हुई हो, कोई प्रतिक्रिया आई हो। यदि आई है, आपकी बात हुई है तो बताएं क्या कहना है उन लोगों का। जी देखिए संदीप जी, मैं बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजना बनाई थी, जो स्टेशन है देश के जितने भी स्टेशन को प्रथम श्रेणी में लाने की जो योजना बनाई थी, उसके तहत जो विकास कार्य है जो उनको दोबारा शुरू करवा दिया गया है, जिसमें सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है
और जो बैठने की व्यवस्था है उनको उसमें जल्दी सुधार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से जो स्टेशनों में रंगाई का काम नहीं हुआ है, जगह जगह दाग धब्बे लगे हुए हैं, प्लास्टर टूटा हुआ है, अगर उनकी माने तो जल्दी इस कार्य में जितने भी ये काम है इनको अमली जामा पहनाया जाएगा। और हमने लोगों से भी बात की है, उनका कहना है कि जो मोदी जी ने जो योजना बनाई है, अगर ये काम जल्दी शुरू किया जाता है, इनको नए सिरे चढ़ा दिया जाता है, तो वाकई में ये फरीदाबाद के लोगों के लिए नई शुरुआत होगी, एक नई पहल होगी। शुक्रिया पंकज आपका। ये खबर भी रेलवे से जुड़ी हुई है। आजकल रेलवे आतंकवादियों के निशाने पर है और अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद चुस्त दुरुस्त हैं। इसी कवायद में फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर भी अलर्ट जारी किया गया था। यूँ कहें कि रेड अलर्ट रहा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बाबत खबर लेकर मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पायल। पायल, रेलवे रडार पर है आतंकवादियों का। एक सॉफ्ट टारगेट होता है और रेल भारत की रीढ़ की हड्डी है, यात्रा की जान है, सबसे बड़ा दुनिया का नेटवर्क है। ऐसे में आतंकियों से बचाने के लिए क्या कवायद कर रहा है प्रशासन? पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमले के बाद देश में कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। सभी रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर और जितने भी मॉल्स वगैरह हैं सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहीं कड़ी सुरक्षा के जितने भी चीज़ें नज़र आ रही थी, वहीं अब रेलवे स्टेशन पर भी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहाँ अब जो सुरक्षा की कमान है वो आरपीएफ के जवानों के हाथों में है, क्योंकि जीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी जो ड्यूटी है वो चुनावों में लगा दी गई है। इसके तहत जो जितने भी जवान हैं वो बड़ी ही मुस्तैदी से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन की जो एंट्री गेट है वहाँ आने जाने वाले लोगों पर बहुत ही नज़र रख रहे हैं और साथ ही जितने भी सामान हैं उन पर बहुत ही सख्ती से नज़र रखी जा रही है और उनकी बहुत ही अच्छे से जाँच की जा रही है। जी पायल, आपकी बात हुई होगी आरपीएफ जीआरपीएफ के लोगों से, क्या कुछ कहना है? जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हाल ही में जो पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद सभी देश के सभी स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहीं जितने भी जवान हैं उन सभी जवानों की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। शुक्रिया पायल आपका। एक अच्छी और रोचक खबर है। ओल्ड फरीदाबाद के एक युवक जिसका नाम रंजीत है, उन्होंने साहस हिम्मत दिखाते हुए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और अपने मुख्यमंत्री को ट्विटर किया। उन्होंने साफ लिखा उसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इलाके में विकास की बात तो हो रही है पर सड़कें दुरुस्त नहीं हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, सड़कों पर चलना आसान नहीं है, हमारी राह आसान कीजिए। मुख्यमंत्री का जवाब आता है कि हम इस बात को, आपकी समस्या का संज्ञान लेते हैं और जल्द ही अच्छी सड़कें फरीदाबाद को देंगे। पूरी खबर लेकर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी गजेंद्र। मुख्यमंत्री तक अपनी बात कहना आसान हो गया। आज 2 बटन दबाइए मोबाइल के और अपनी बात सीधे फ्लैश कर दीजिए। इस टेक्नोलॉजी के सहारे से एक युवक ने यूं कहें अपने मुख्यमंत्री को बता दिया कि हम सड़कों से खुश नहीं हैं, आपकी राहें हमें कष्ट दे रही हैं, इन रस्तों को दुरुस्त कीजिए। गजेंद्र, मुख्यमंत्री जी का क्या जवाब रहा, क्या है पूरी खबर, पूरी बात बताइए। सरकार की ऑनलाइन सुविधाएं अब अधिकारियों के गले की फांस बनती जा रही हैं। जी हाँ, पहले आरटीआई, फिर सीएम विंडो और अब ऑनलाइन ट्विटर। फरीदाबाद के एक युवक ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को गत दिवस और ट्विटर पर एक कमेंट किया। जी, कमेंट भी फरीदाबाद से संबंधित। फरीदाबाद के रास्ते पलवल को गुजरने वाले बाईपास से बड़ौली को जाने वाले रास्ते की बदहाल हालत को लेकर, खस्ता हालत को लेकर फरीदाबाद के युवक ने सीधे मुख्यमंत्री से ट्विटर पर बात की। जी संदीप जी, आपको बता दूं कि फरीदाबाद का युवक ट्विटर पर सीधे बात कर रहा था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, और मनोहर लाल खट्टर जी ने भी सीधा उनको जवाब दिया कि जल्द से जल्द जो उनकी समस्या है, बड़ौली के जो रास्ते की समस्या है, आपको बता दें कि बड़ौली का रास्ता पिछले कई सालों से बदहाल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके लिए बड़ौली गांव के हर इंसान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, लेकिन वो रास्ते की हालत सुधर नहीं पा रही है, जिसको लेकर आखिरी जो उनके पास पड़ाव था, युवक के पास जो पड़ाव था, उसने हरियाणा के मुख्यमंत्री को ही बना डाला और हरियाणा के मुख्यमंत्री को ट्विटर पर सीधे कमेंट कर डाला कि हमारे यहाँ की ये समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। पहले उन्होंने आरटीआई लगाई, उसके बाद सीएम विंडो पर शिकायत की और उसके बाद सीधा ट्विटर पे आपसे बात कर रहे थे वो। जी संदीप जी, ट्विटर पे बात करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है
कि जल्द से जल्द उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने इस बदहाल सड़क की अवस्था सुधारने में कोताही बरती है, और दूसरा जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। लगभग 2 साल पहले मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी बड़ौली गांव से रिलेटेड। वहाँ के जो गांव के निवासी हैं वो बहुत ही परेशान हैं, वहाँ पर काफ़ी टाइम से रोड नहीं बना हुआ। जब इसकी हमने RTI डाल के डॉक्यूमेंटेशन निकाली तो पता ये चला कि इसमें हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड और PWD और इसके साथ साथ सिंचाई विभाग, ये 3 विभाग की इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये 3 इन्वॉल्व होंगे तभी वहाँ पर रोड सही होगा। CM विंडो पर डालने के बाद भी उन्होंने बार बार PWD ने कंप्लेंट क्लोज कर दी कि इसमें कुछ नहीं करा सकता है, हमारा मैटर नहीं है। ऐसे ही हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड वालों ने भी क्लोज कर दी। तो इसके बाद मुझे पता चला मनोहर लाल खट्टर जी के इस इनिशिएटिव का, जिसमें वो ट्विटर पर आए हैं, जिससे समाज को काफ़ी, हमारे जैसे लोगों को काफ़ी एक अलग प्लेटफॉर्म मिल गया। हम अपनी बात सीधा CM तक रख सकते हैं। मैंने CM साहब को रखी और मैं बड़ा आभारी हूँ इस चीज़ का कि CM साहब ने उसको कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और जो यथासंभव कार्रवाई होगी वो उसको करवाएंगे। जी, अभी आपकी CM साहब से बात हुई है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई एक्चुअली में। और ट्विटर पर उन्होंने एक फोरम थी, उन्होंने कहा था कि 4 बजे से 5 बजे तक समाज में हरियाणा के निवासी को किसी भी तरह की समस्या हो वो ट्विटर पर मुझे सीधा कंप्लेंट लिख सकता है। 4 से 5 बजे के बीच में मैं उसे मिलूँगा। तो 4 से 5 बजे के बीच में मैंने उनको ट्वीट करा तो उन्होंने मेरे को 5 मिनट के अंदर उनका जवाब आया कि मैं इसके ऊपर देखता हूँ क्या कार्रवाई करी जा सकती है और बड़ौली गाँव के लोगों की निवासियों की समस्या का समाधान हो सकता है। आपने ट्वीट पर क्या लिख के भेजा ऐसा जो आपको तुरंत जवाब मिला? मैंने ट्विटर पर लिख करके भेजा। ये एक्चुअली मैं ट्विटर में मैंने इंग्लिश में लिखा था, जिसमें मैंने ये लिखा था कि CM विंडो कंप्लेंट वाज क्लोज इनकरेक्टली विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द मैटर। तो मैंने उसमें स्क्रीनशॉट भेजा उसका CM विंडो की कंप्लेंट का, तो उसी का कॉग्निजेंस लेकर के CM साहब ने ऑर्डर करे। जी, जिस तरह से समस्या की बात कर रहे हैं तो समस्या सड़क कहाँ से कहाँ के लिए जाती है, कहाँ जुड़ाव है उस सड़क का? फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद में एक मथुरा रोड है, एक है बाईपास रोड सेक्टर 9 के पास में बड़ौली के लिए एक रोड जाता है। वहाँ से लेकर बाईपास से लेकर बड़ौली गाँव के एकदम अंदर तक लास्ट तक पीछे एक मंदिर है, वहाँ तक सारी की सारी रोड टूटी पड़ी है। बारिश के टाइम में वहाँ पर बहुत समस्या आती है, वहाँ पर पानी, नाली के पानी की निकासी भी नहीं है। अभी CM साहब ने आपको आश्वासन दे दिया है, इस पर वो कार्रवाई करेंगे? देखते हैं CM साहब का मतलब जिस तरह का इनिशिएटिव है, मुझे तो लगता है कि वाकई में अच्छे की इनिशिएटिव है, काम होगा इसके ऊपर, हमें पूरी आशा है कि काम होगा। शुक्रिया गजेंद्र आपका इस अच्छी खबर के लिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का ट्विटर संवाद यहीं ख़त्म नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद के लोगों के ट्विटर के जवाब दिए और ट्विटर पर ही अपनी इच्छा बताई कि वो जल्द ही फरीदाबाद दौरा करना चाहते हैं। फरीदाबाद दौरे को लेकर फरीदाबाद शहर में लोगों में, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उत्साह की वजह और है कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तो खुशियों की सौगात लाएंगे, तोहफों की बरसात होगी। ये खबर लेकर जुड़ रहे मेरे साथ मेरी सहयोगी सुनीता वेस्ट। सुनीता जी, एक अच्छी खबर है, माननीय मुख्यमंत्री अब ट्विटर पर हैं, लोगों की बातें का जवाब दे रहे हैं, आसान बना रहे हैं संवाद को। ऐसे में उम्मीदें तो बढ़ती हैं मुख्यमंत्री से। क्या कुछ सौगातें लेकर फरीदाबाद में आ रहे हैं, क्या कुछ आशाएं हैं उनसे? कि CM खट्टर ने सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्वीट किया है और सीधे लोगों से फरीदाबाद के लोगों से संपर्क किया है। साथ ही उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लोगों से कहा है कि जल्द ही वो फरीदाबाद का दौरा कर सकते हैं। अगर CM खट्टर फरीदाबाद का दौरा करते हैं तो ये उनका दौरा बहुत ही अहम माना जाएगा, क्योंकि लोगों के लिए वो सीधे लोगों से जुड़ पाएंगे, लोगों की परेशानियों को सुन पाएंगे, सीधे आवाज़ उन तक पहुँचाई जाएगी। एक दूसरा सवाल इससे ही जुड़ता है कि ये दौरा उम्मीदों का दौरा है, आशाओं का दौरा है, अपेक्षाओं का दौरा है और एक तरह कहें कि जनता से सीधे संवाद का फल है। कितना अहम होने जा रहा है CM साहब का ये फरीदाबाद दौरा? जी, मेरी इस को लेकर लोगों से भी बात हुई। लोगों का कहना है कि अगर CM खट्टर यहाँ दौरा करते हैं तो सीधे वो अपनी परेशानियाँ CM खट्टर तक पहुँचा सकते हैं। साथ ही CM खट्टर अगर यहाँ आते हैं तो कोई ना कोई सौगात लेकर ही आएंगे। फरीदाबाद के वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर और बड़ी खबर निकल के आ रही है ये तो, क्योंकि फरीदाबाद के लोग जल्दी CM खट्टर से अपनी परेशानियाँ रख सकेंगे उनके सामने एक नई सौगात, नई योजना शायद CM खट्टर का ये दौरा लेके आ सकती है। शुक्रिया सुनीता आपका। आज फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह जी का शहीदी दिवस मनाया गया। उनके साथ शहीद हुए भूरा वाल्मीकि का भी लोगों ने याद किया। आज उस वक्त, उस मौके पर, उस जगह पर मौजूद रहे हमारे संवाददाता सौरभ से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि किस तरह नम आँखों ने अपने वीर जवानों को याद किया और क्या कुछ हुआ
मौके पर। सौरभ, ये खबर क्रांति से जुड़ी है, ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है, ये भारत माँ की आज़ादी से जुड़ी है। सौरभ, राजा नाहर सिंह की और भूरा सिंह वाल्मीकि की बस इतनी ही खता थी कि उन्हें अपनी माटी से प्यार था, उन्हें अपनी माँ से प्यार था। हर हाल में चाहते थे कि भारत माँ आज़ाद हो और इसके लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। दास्तान की कहानी क्या है, क्या कहता है इतिहास? आपने पन्ने ज़रूर पलटे होंगे, बताएं हमें। जी संदीप जी, आपको बता दें, यहाँ फरीदाबाद के अंदर आदि अम्बेडकर आंदोलन की तरफ से शहीद भूरा सिंह वाल्मीकि दिवस मनाया जा रहा है। शहीद भूरा सिंह वाल्मीकि राजा नाहर सिंह जो बल्लभगढ़ की रियासत के राजा थे, वो 1857 की जो क्रांति की लड़ाई थी वो उसमें उनके साथ मौजूद थे। भूरा सिंह वाल्मीकि राजा की एक टुकड़ी के सेनापति थे और जिस टाइम दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर की जो शासन चल रहा था और अंग्रेजी शासन ने उनके पास राजा नाहर सिंह के पास फरमान भेजा कि आप दिल्ली आइए और बहादुर शाह जफर के साथ हमें संधि करनी है और उस संधि वार्ता में आपका होना लाजमी है। जी संदीप जी, आपको हम बता दें कि राजा नाहर सिंह जी के साथ 3 सेनापति थे, एक भूरा सिंह वाल्मीकि, गुलाब सिंह सैनी और एक सेनापति और थे, उनका मुझे नाम ध्यान नहीं है, अभी थोड़ी देर में मैं किसी से पूछ लूँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जिस टाइम ये चारों दिल्ली के लिए रवाना हुए यहाँ से और दिल्ली के लाल किले के अंदर इनको नज़रबंद कर लिया गया और नज़रबंद करने के बाद फरमान कर दिया गया कि इन चारों को फांसी दे दी जाए। जी संदीप जी, आपको हम बता दें कि इनको फांसी दी गई थी जो दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक है, वहाँ एक जगह मशहूर जगह है, लाल कुआं जो जगह है वो काफ़ी मशहूर जगह है, अपने पुराने टाइमों की भी और अभी मशहूर है लाल कुआं। तो वहाँ इन चारों को फांसी दी जा रही थी। सबसे पहले गुलाब सैनी को फांसी दी गई, उसके बाद जो एक सेनापति और थे उनको फांसी दी गई और जो तीसरे नंबर था राजा नाहर सिंह जी का, उनको फांसी दी जा रही थी। तो उनके जो एक टुकड़ी के सेनापति थे भूरा सिंह वाल्मीकि जी, उन्होंने अंग्रेजी शासन से कहा कि मैं एक राजा का वफादार सिपाही हूं और इस टाइम मैं अपने राजा का अंगरक्षक हूं और मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं अपने राजा की जान की हिफाजत करूं, इसलिए मैं अपने राजा को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए सबसे पहले फांसी मुझे दी जाए। सौरभ, उस वक्त आज के आयोजन में बहुत सारे लोग मौजूद थे, यूँ कहें कि पूरे शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे, बड़े नेता भी मौजूद थे, आपकी बात हुई होगी, क्या कहना है आयोजकों का? कितने सालों से मनाया जा रहा है? करीब 5 सालों से ये प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं। ये पहले प्रोग्राम नाहर सिंह पैलेस में हुआ करता था और इसका जो उद्देश्य था वो हमारे जो अमर शहीद हुए हैं नाहर सिंह जी, उनके साथ उनके सेना नायक गुलाब सिंह सैनी जी और उन्हीं के एक कमांडर भूरा सिंह वाल्मीकि जी। हमने ये देखा है कि इतिहास के पन्नों में बहुत से ऐसे शहीद हुए हैं जिन्होंने शहादत तो बड़ी दी है लेकिन उनका नाम नहीं है। वाल्मीकि समाज आज इन शहादतों को याद करते हुए इस मंच का संचालन, इस प्रोग्राम में भूरा सिंह वाल्मीकि को, गुलाब सिंह सैनी को और नाहर सिंह जो यहाँ के राजा रहे हैं उनको शहादत देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है। लगातार करते जा रहे हैं इस प्रोग्राम को और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश के लिए काम किया, देश की शहादत के लिए काम किया, उन्हें मान सम्मान पूरा मिलना चाहिए। हमारे साथ आदि धर्म समाज के धर्म प्रचारक भी हैं, उनसे भी जानेंगे प्रोग्राम के बारे में और भूरा सिंह वाल्मीकि जी के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी का जो प्रथम संग्राम था सन 1857 का जो संग्राम, जिसकी शुरुआत 1857 में हुई, उस शुरुआत में बल्लभगढ़ की रियासत के जो राजा नाहर सिंह थे उनको अंग्रेजी हुकूमत ने संधि के लिए बुलाया और जो संधि के लिए बुलाया तो दिल्ली के आश्रम पर वो अपनी टीम के साथ गए, जिनमें उनके साथी कुशाल सिंह राजपूत, गुलाब सिंह सैनी और एक राजा नाहर सिंह की टुकड़ी के कमांडर भूरा सिंह वाल्मीकि जी थे। जब वो वहाँ संधि के लिए पहुँचे तो धोखे से उनके साथ में उनको पूरी सेना के साथ रोक दिया गया और 4 लोगों को आगे लेके गए। उन 4 साथियों में भूरा सिंह वाल्मीकि मुख्य रूप से मौजूद थे और जिन्होंने अंग्रेज़ों की चाल को पहचान लिया और वक्त रहते एक इच्छा उनके सामने जाहिर की कि भाई मेरे को जो है
आप मेरे राजा से पहले फांसी पर चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने पूरी योजना बना ली थी चारों को फांसी देने की, और राजा नाहर सिंह ने वाल्मीकि समाज का गौरव बनाते हुए, इस देश का गौरव बनाते हुए अपने को अपने राजा से पहले शहीद किया और अपने को शहादत पर पहुंचाया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजा नाहर सिंह के नाम पर शहर में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई, बहुत बड़े बड़े स्मारक बनाए गए, लेकिन वाल्मीकि समाज का होने के नाते भूरा सिंह वाल्मीकि को हर अधिकारों से, हर पहचान से वंचित रखा गया। तो आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 5-10 सालों से हम कार्यरत हैं उनकी शहादत को शहीदी दिवस मनाने के लिए। हमारे 4-5 साल के प्रयास से निगम पार्षद राम कुमार जी की मेहनत से हम एक छोटा सा एक मार्ग का नाम भूरा सिंह वाल्मीकि मार्ग बल्लभगढ़ में दिया गया। लेकिन हमारी ये जो लड़ाई है, ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उस शहीद को जब तक पूरा सम्मान नहीं मिल जाता, जब तक इस समाज को सम्मान नहीं मिलेगा, उसकी शहादत को सम्मान नहीं मिलेगा, इस लड़ाई को हम इसी तरीके से जारी रखेंगे और उनकी शहादत को हर वर्ष हम इसी चौक पर धूमधाम से मनाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे और समाज को उनकी शिक्षाओं के बारे में प्रेरित करेंगे। हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री जी भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि किन किन दिक्कतों से भी कई बार जूझना पड़ता है, प्रशासन का भी सहयोग नहीं मिल पाता कार्यक्रमों से, क्या जानकारी दे सकते हैं सर? आज हम शहीद भूरा सिंह वाल्मीकि जी का 158वां शहीदी दिवस मना रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि राजा नाहर सिंह जी के साथ में गुलाब सिंह सैनी और भूरा सिंह वाल्मीकि जी भी शहीद हुए थे। लेकिन भूरा सिंह वाल्मीकि जी के शहीदी दिवस पर यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी कोई उपस्थित नहीं है और सरकार की ओर से भी किसी तरीके का कोई सम्मान नहीं मिलता है। फरीदाबाद के जो वाल्मीकि हैं उनमें सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति इस बात को लेकर के भारी आक्रोश है और हम ये मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से कि अगर आने वाले श्रद्धांजलि दिवस पर सरकार और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए इसमें सहयोग नहीं किया तो निश्चित तौर पर हम सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे और ये मांग भी करते हैं कि जो मेट्रो रेल चलाने के लिए यहाँ पर बल्लभगढ़ तक तैयारी की जा रही है, तो बल्लभगढ़ का जो स्टेशन बनाया जाए मेट्रो का, उसका नाम शहीद भूरा सिंह वाल्मीकि जी के नाम पर रखा जाए और हम जल्द ही यहाँ के उपायुक्त को भी इसका ज्ञापन देंगे और मांग रखेंगे। धन्यवाद। जी संदीप जी, जैसा कि आपने देखा कि नरेश कुमार शास्त्री जी हैं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि भूरा सिंह वाल्मीकि जी के शहीद होने का पूरे देश में गर्व भी है, वाल्मीकि कौम पर को भी गर्व है और इन्होंने साथ ही के साथ जिला उपायुक्त से ज्ञापन देने के लिए भी कहा है कि हम जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी देंगे कि जो दिल्ली से बल्लभगढ़ के लिए जो मेट्रो रूट चला है, जो मेट्रो बन रही है, मेट्रो स्टेशन बन रहा है बल्लभगढ़ के अंदर, उस स्टेशन का नाम भूरा सिंह वाल्मीकि शहीद के नाम से करा जाए। जी धन्यवाद सर। हमारे
आपने राष्ट्र प्रेम से भरी ये खबर हमें सुनाई, बताई और दिखाई, आपका शुक्रिया सौरभ। राष्ट्र से जुड़ी एक और खबर लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र जनता का सबसे बड़ा पर्व होता है। हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी इसमें सुनिश्चित होती है और ये संदेश जाता है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाएगी। इसी कड़ी में फरीदाबाद में जो चुनाव हो रहे हैं ग्रामीण जिला परिषद जिला पंचायत के, उन अधिकारियों को चुनाव अधिकारियों ने चुनाव सामग्री वितरित की। क्या कुछ है, क्या कुछ हिदायतें हैं, तमाम जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं मेरे संवाददाता यशपाल। यशपाल, चुनाव की वेला आ चुकी है, चुनाव के प्रचार, चुनाव का शोर थम गया है, चुनाव सामग्री अब अधिकारियों के हाथ में है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ हिदायतें हैं यशपाल, बताइए। पंचायती चुनाव के आखिरी दिन जो प्रचार प्रसार है, जो उम्मीदवार जो प्रचार प्रसार है वो खत्म हो चुका। अब जिला प्रशासन ने जो चुनावी सामग्री है हर बूथ वाइज वो वितरित कर दी गई है। आपकी बात हुई होगी यशपाल अधिकारियों से, चुनाव अधिकारी मौके पर मौजूद थे। फ्लैग मार्च कल निकला था, गुंडा एलिमेंट्स को रोकने की कवायद है। ऐसे में अधिकारियों को और कुछ क्या कहना है चुनाव को अच्छी तरह निभाने के लिए, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए? जी मिश्रा जी, जो चुनावी अधिकारी है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना यही है, जो फरीदाबाद जो ब्लॉक है करीब इसमें 49 गांव आते हैं और इसी के तहत 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की जो तैनाती कर दी गई है और बूथों वाइज जो चुनावी जो सामग्री है वो भी वितरित कर दी गई है। इसके अलावा उनका कहना यह भी है कि जी सुरक्षा के लिहाज से पूरा जो पुख्ता इंतजाम है उसके लिए हम तैयार हैं, मुस्तैद हैं। शुक्रिया यशपाल आपका। फरीदाबाद लाइव में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे वार्ड नंबर 18 के पार्षद इतवारी लाल से और जानेंगे इतवारी लाल क्यों जीत रहे हैं 2 बार से लगातार चुनाव और क्या है उनके दिल में क्षेत्र के लिए। देखते रहिए फरीदाबाद लाइव। शिकायत, वो कई बार उसकी शिकायत कर ली। समस्या, कम से कम 2-2.5 साल से सफाई नहीं हुई। सवाल, शिकायत करा है कौन है, सुना कोई ना। जवाब, खबर, फिर मैं हूँ आपके साथ तनु मलिक, पायल लोडियाल, बिलाल मलिक। खबर का असर, चप्पा चप्पा फरीदाबाद, मेरे साथ फरीदाबाद लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चप्पा चप्पा फरीदाबाद, फरीदाबाद लाइव। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज वार्ड नंबर 18 के पार्षद इतवारी लाल जी। इतवारी लाल जी, सीधा सवाल आपसे, आप किन मुद्दों, किन वायदों के साथ जनता के बीच में जाना चाहते हैं और क्या है आपकी विकास की परिभाषा? आखिर 10 साल से आप कुर्सी पे हैं, गद्दी पर हैं। इतवारी लाल जी, एक सवाल ये भी है कि आखिर आपके पास क्या है वायदे? आप अपनी जनता से रूबरू हैं, जनता आपके सामने है, जानना चाहती है किन वायदों इरादों के साथ आप दोबारा चुनाव मैदान में उतरेंगे या कहें तिबारा उतरेंगे? देखिए, सबसे बड़ी हमारे वार्ड में जब मैं पार्षद बना शुरू में 2005 में, और पानी की समस्या थी जी। देखो, ये तो नहीं कह सकते हम कि 100% करा दिया, लेकिन 80% हम पानी की व्यवस्था को ठीक लिया है। नालियाँ नहीं थी, खरंजे नहीं थे, मेन रोड मतलब ठीक नहीं थी, हालत ख़राब थी गाँवों की। बड़खल, अनखीर और अनंगपुर, ये 2 गांव हमारे बहुत बढ़िया गांव हैं पहाड़ी के साथ में, और इनमें लगभग हमारे सारे विकास कार्य हो चुके। लेकिन देखो, ये मैं नहीं कह सकता कि 100% हो चुके, लेकिन हाँ 90% काम हो चुके। जो जनता ने जिम्मेदारी दी इतवारी जी, आपको जी। 2 बार चुना, आपको जनता ने आशीर्वाद दिया जी। 10 साल के काम में आप संतुष्ट मानते हैं अपने आप को? मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और आगे भी जनता ने मुझे मौका दिया तो तय दिल से और ईमानदारी से, जो इस तरीके से आज भी मेरी ईमानदारी की लगन, और वो हमेशा आगे भी बरकरार रखूँगा। किस मुद्दे के साथ, किस चेहरे के साथ चुनाव में जा रहे हैं आप? देखो जी, मुद्दा हमारा यही है, विकास का सबसे बड़ा विकास कार्य। और अब हमारे वार्ड चेंज हो गए, लेकिन लगता है 99% हमें दूसरा वार्ड मिलेगा। अब तो 18 था, लेकिन अब 18 नहीं मिलेगा। 17 मिल जाए, 16 वार्ड मिल जाए, कोई भी मिल जाए, हमें काम करने से मतलब है। जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगेगी, जनता जनार्दन लगाएगी। सबसे बड़ी शक्ति मालिक ऊपर वाला बैठा, वो सबको देखता है। हम तो नीचे जनता, ऊपर भगवान, इनके पीछे चलते जी। एक ऐसा दौर आया था जब आप पहाड़ के आगे पहाड़ बनकर खड़े हो गए थे। एक कोशिश थी
भटकल के पहाड़ों को खरीदने की आपको लालच भी दिया गया था। क्या था ये पूरा वाकया और आखिर क्यों नहीं खरीद पाए आपको व्यापारी, बिजनेसमैन और अधिकारी? अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी हमसे, मेरे से जाने अनजाने, पहली बार तो कोई गलती हुई नहीं, लेकिन छोटी मोटी अगर मुझ में खामियाँ रही हैं तो उसके लिए मैं क्षमा के योग्य हूँ और आगे के लिए बढ़ चढ़ के काम करूँगा अपनी जनता के लिए। और बड़खल गांव ने मुझे बड़े तहे दिल से आशीर्वाद दिया है 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, और निस्वार्थ। मेरे पे पैसा भी नहीं था उस टाइम। देखो और फिर वो कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि पैसा ही सब कुछ है ना। पैसा है कहीं ना कहीं किसी टाइम पे, लेकिन उसका टाइम अलग है। ईमानदारी, सच्चाई, ये सबसे बड़ी चीज़। और एक चीज़ मेरे सामने कई बार आई पैसों के लिए। हमारा पहाड़ है बड़खल गांव का, 1700 कुछ एकड़ है। तो 2005 के चुनाव के बाद में, 2008 की बात है ये शायद, तो कोई बाहर की पार्टी साउथ की 500 एकड़ पहाड़ ले रही थी हमारे बड़खल गांव को। 250 एकड़ एक पार्टी ले रही थी, 250 एकड़ एक पार्टी ले रही थी। बड़ी मोटी रकम मिल रही थी उस टाइम हमारी नगर निगम को। तो हमारी 4 पार्षदों की एक बॉडी बना दी, 3 पार्षद और एक मैं बड़खल गांव से, 3 पार्षद और थे हमारे। तो देखिए हमको लालच भी दिया, मैं भूलूंगा नहीं उस समय को। और लालच भी बहुत मोटा दिया। सूटकेस से बड़ा था। सूटकेस से बड़ा था। शायद मेरी औलाद भी बैठ के खाती, मैं इतना जानता हूँ जितना वो लालच दे रहे थे। लेकिन मैंने दोनों चीज़ देखी, मगर पैसे, या तो पैसे की तरफ देख, या जिसने चुन के भेजा पब्लिक ने, या उसकी तरफ देखो। लेकिन अंदर आत्मा नहीं मानती। लेकिन पैसा ठुकरा दिया। 4 दिन तक पीछे वो लोग मेरे भागे। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही थी, हमारे उस टाइम कमिश्नर साहब थे, कि साइन कर दो, आपके विकास कार्य होंगे, आपको जो भी है आपको वो सब कुछ किया जाएगा, लेकिन आप अपना साइन कर दीजिए। मगर साइन मैं जब करूँगा जब मुझे गांव से, जिसने मैं यहाँ बना के भेजा हूँ, चुनकर भेजा पब्लिक ने, तो मैंने पब्लिक पे ही बात छोड़ दी। गांव इकट्ठा करा, गांव पंचायत इकट्ठी करी। हमारे गांव के जो पूर्व सरपंच थे, सफदल सरपंच, आज वो गुजर गए, इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब पंचायत इकट्ठी हुई तो गांव ने बोला, बता बेटे कैसे याद करा गांव। तो मैंने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मेरे साथ ये स्थिति पैदा हो चुकी। साइन मांगते हैं मेरे से, 500 एकड़ बेचा जा रहा है हमारा गांव, मतलब पहाड़, और मेरे को धमकियाँ भी मिल रही है कि तुम्हारा विकास कार्य भी होंगे, और पैसे का भी लालच दिया जा रहा, और बहुत मोटा दिया जा रहा है। लेकिन मैं ओपन नहीं कर सकता उसको। हमारे 3 पार्षद और हैं। वैसे अब बहुत पुरानी बात हो गई, कितना अमाउंट रही होगी, कितने का बात थी उस टाइम? अमाउंट थी वो 40 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से। तो 500 एकड़ का हम पे तो टोटल जल्दी से जीरो भी नहीं लगेंगी। ये सच्चाई है। ये भटकल घोटाला हो सकता था। भटकल घोटाला। लेकिन देखो, कहते हैं ना कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। उसी में तो ईमानदारी पे कायम रहा, गांव के ऊपर छोड़ दिया, पंचायत पे छोड़ दिया। वादा करते हैं जनता को कि ऐसी ईमानदारी से सेवा करते हैं, और ऐसी ईमानदारी से मैं आगे भी सेवा करूंगा। मैंने सुना, देखो हमारे जो साथी पार्षद, जो कुछ लोगों के मुंह से हमने सुना, जैसे बैठे रहते हैं, अगर फलाना पार्षद मोहर मारने के भी पैसे लेता है, साइन करने के भी पैसे लेता है। लेकिन और यहाँ तक कि कोई मकान बन रहा है तो पैसे लेना, दुकान बन रही है तो पैसे किसी से लेना, लेकिन अपने तो ये किताबों में ही नहीं है। तो जब आप पहाड़ के आगे पहाड़ बनकर खड़े हो गए, बिकने नहीं दिया, इस बात को आपको फक्र है? फक्र है, बिल्कुल फक्र है, बिल्कुल फक्र है। लेकिन और उसके बदले आज भी आप गरीबी में जीवन जी रहे हैं। गरीबी में जी रहे हैं, अच्छा लग रहा। दाल रोटी खाते हैं, चटनी से खाते हैं, अच्छा लगता। सर उठा के चलता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पार्षद जा रहा 2 रुपये का दागी है, ये चोर है, या कई लालछन है।
शुक्रिया आपका इतवारी लाल जी, आपने बताया, आपने हिम्मत और साहस की बात करी, आपने ये भी कहा कि ईमानदारी कभी बिकती नहीं और आपने उसे कायम रखने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हालांकि तब के समय में इतना पैसा आप लेते तो आज स्थितियां कुछ और होती, लेकिन गरीब होना पाप नहीं है, बेईमान होना पाप है। आपने इस बात का सबूत दिया। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव का दौर चल रहा है और कुछ समय बाद काउंसलर के चुनाव भी होंगे, नगर निगम के चुनाव भी होंगे। ऐसे में नेताओं की भाग दौड़ बढ़ गई है। नेता अभी से जुगाड़ करने लगे हैं, जुगत करने लगे हैं कि टिकट उन्हें ही मिले और बड़े नेता संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद कर रहे हैं। ऐसे में ही बीजेपी के संगठन की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए विजय शर्मा, जो प्रदेश युवा कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सीधे तारुफ करते हैं विजय शर्मा का और जानते हैं कि बीजेपी की क्या तैयारियां हैं। पहला सवाल आपसे विजय जी, बीजेपी का संगठन किस तरह तैयार है और क्या आप चुनाव को एक चुनौती की तरह देखते हैं? विजय जी, एक बड़ी बढ़िया बात है कि संगठन आपका मजबूत है, आपके दावे मजबूत हैं। किन मुद्दों, किन चेहरों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और जनता को क्या वायदा करते हैं आप? नहीं, चुनाव चुनौती की तरह तो हमेशा रहता है, परंतु हरियाणा के अंदर भी सरकार मनोहर जी की है और मोदी जी की सेंटर के अंदर है, और हमारा जो मेन जो मोमेंटो भी है या हमारा केंद्र है जो है, चाहे भारत सरकार का हो चाहे हरियाणा सरकार का हो, राजनीति का जो केंद्र होता है छोटे चुनाव होते हैं। जिस तरह से अब आप मान लो कि पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, ब्लॉक समिति के चुनाव हो रहे हैं, हमारा जो चुनाव है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि यहाँ वार्डबंदी और काम की वजह से, क्योंकि पिछले मई में ये हमारी वार्डबंदी ये हो जानी चाहिए थी, चुनाव हो जाने चाहिए थे, जो डिले हो रहे हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव समय पे होंगे और थोड़ा सा टाइम है उस वजह से। नहीं, देखिए, संगठन की बात अगर आप करते हैं तो हमारा संगठन, देखिए पीछे बराला जी, उससे पहले जिलाध्यक्ष, उससे पहले मंडल अध्यक्ष हमारे बने, और साथ के साथ अभी तक मेरे जो दूसरे साथी हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने पुराने जिलाध्यक्ष भी नहीं बना पाए। प्रदेश अध्यक्ष तो उन्होंने बना लिया, परंतु उन्होंने अभी तक अपना कोई भी दूसरा जिलाध्यक्ष नहीं बनाया है। संगठन के मामले में हमारी पार्टी बहुत ठीक है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पहले तो हमारे कार्यकर्ता, खुद हमारे नेता, चाहे वो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हों, चाहे हमारे क्षेत्र के विकास पुरुष विपुल गोयल जी हों, चाहे NIT से बड़खल विधानसभा क्षेत्र से हमारी CPS हैं सीमा तिरखा जी, चमूल चंद शर्मा जी बल्लमगढ़ से हैं, सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा रहे हैं और विकास कार्य ही हमारी धुरी रहेगी और विकास कार्यों के नाम पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए, मांग ये पार्टी का अपना निजी वो रहेगा, हमारा इसमें कुछ वो नहीं है। जो अगर हम अपनी टिकट अपने उसमें वार्ड से टिकट मांगेंगे, हो सकता है 2 लोग और भी मांगें, 4 लोग और भी मांगेंगे, हमें उनका किसी का, हमें जो पार्टी सर्वोपरि है, जो पार्टी जिस भी कैंडिडेट, चाहे वो युवा को दे चाहे वो किसी को भी दे, हम उसके साथ रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संगठन ने, आपने पीछे देखो विधानसभा के अंदर हमारे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, पार्षदों में हम अपने पार्टी के संगठन के साथ रहेंगे। नहीं, देखिए, अभी तक क्या है, 60 साल में सन 47 में हम आज़ाद हुए और बीच में हमारे को कुछ टाइम के लिए सत्ता मिली, परंतु वो सत्ता थी, वो थी कंधों पर। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमें सत्ता मिली केंद्र के अंदर, अपने मजबूत इरादों और मजबूत संगठन और मजबूत संख्या के अनुसार हम आज सेंटर में हैं। और हरियाणा के अंदर इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत संख्या के अनुसार हरियाणा में सरकार बनाई। और रही बात दूसरी, हम अगर कोई बात करें कि विकास कार्य के साथ साथ कि हम क्यों वोट मांगें, किस लिए हम जीत करें। देखिए, आपको पता है, कोई बीमारी लंबे समय से चलती है, एलोपैथिक, उसमें अगर दवा दे दी जाए, पेन किलर दे दें तो हम उस दर्द को तो ख़त्म कर लेते हैं, परंतु वो अंदर ही अंदर वो बीमारी हमें कैंसर या किसी भी बीमारी के रूप में उभर आती है। भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता मिली है वो एक बीमारी प्रदेश था उस टाइम, हमारा कर्ज के अंदर डूबा हुआ, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हमारा फरीदाबाद क्षेत्र जो एशिया के अंदर कभी 5वें नंबर पे होता था इंडस्ट्रियल हब, वो आज नंबर में ही नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि यहाँ जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं, आज हमारा सौभाग्य है कि फरीदाबाद विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बनने के बाद पहली बार फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब होने के बावजूद कभी केंद्रीय मंत्री नहीं बना, परंतु मोदी सरकार ने हरियाणा को 3-3, 4-4 मंत्री दे रखे। वो किस लिए कि हरियाणा का विकास हो। नहीं, विपुल गोयल जी के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ कि उन्होंने
क्षेत्र के साथ साथ, अपने विधानसभा के क्षेत्र के साथ साथ पूरे फरीदाबाद को अपना बना रखा है। चाहे वो सेलिब्रिटी मैच हो, नाहर सिंह स्टेडियम में पिछले 8 सालों में कभी मैच नहीं हुआ, वो उन्होंने सेलिब्रिटी मैच अपनी तरफ से करा के, चाहे हर हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉरेस झंडा लगाकर उन्होंने जो देश का नाम जो रोशन किया है, वो बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि उन्होंने जो कार्य किए हैं, एक दिन नहीं 2 घंटे के अंदर 2.5 लाख और 2.25 लाख हरियाली के लिए जो पेड़ लगाए हैं, उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है, उसकी डंका हरियाणा ही नहीं, फरीदाबाद नहीं, देश नहीं, विदेशों तक भी, लंदन की, इंग्लैंड की लोकसभा के अंदर उनको सम्मानित किया गया है। तो विपुल गोयल जी, ऐसा नहीं है कि काम, सारे विधायक काम कर रहे हैं। कुछ मोदी जी जिस तरह से 18 घंटे 19 घंटे काम करते हैं, विपुल जी को हमें ऐसा लगता था कि भाई विधायक बनने से पहले कि काम करें, कैसे करें, ना करें, परंतु हकीकत है कि नेतृत्व को देखते हुए विपुल जी भी मेरे ख्याल से करीबन 14-15 घंटे तो वो भी काम करते हैं। मैं उन्हें देखता हूँ कि सुबह 8 बजे शुरू हो जाते हैं और जब तक लोग नहीं मिलते, लोग मिलते रहते हैं, वो लोगों से मिलते रहते हैं। आखिरी सवाल, नंबर 1 एमएलए कौन है आपकी पार्टी में? देखिए, मैं विकास के मामले में ये पार्टी का अपना वो रहेगा, परंतु मेरी अपनी जो निजी राय है, हमारे क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में विपुल गोयल नंबर 1 है। विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बेबाकी से अपनी राय रखी, आपने बताया कि आज की डेट में अगर कार्य से तुलना करें, काम करने की शक्ति से तुलना करें, तो आपकी नज़र में विपुल गोयल का कोई सानी नहीं। जितना काम वो फरीदाबाद के लिए कर रहे हैं, इस शहर के लिए कर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ़ है, जैसा आपने बताया। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद लाइव में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे जुड़ेंगे और आपसे जोड़ेंगे उन लोगों को जो अपनी फरियाद लेकर आज जन पुकार में आए हैं। देखते रहिए फरीदाबाद लाइव। शिकायत, वो कई बार उसकी शिकायत कर ली। समस्या, कम से कम 2-2.5 साल से सफाई नहीं हुई। सवाल, शिकायत करे कौन है, सुना कोई ना। जवाब, खबर, फिर मैं हूँ आपके साथ तनु मलिक, पायल लोरियाल, बिलाल मलिक। खबर का असर, चप्पा चप्पा फरीदाबाद, मेरे साथ फरीदाबाद लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चप्पा चप्पा फरीदाबाद, फरीदाबाद लाइव मेरे साथ। देखते हैं जन पुकार में आज कौन है वो लोग जो अपनी फरियाद अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं। सीधे जुड़ते हैं जन पुकार से। गांव के अंदर, आपके इस कस्बे के अंदर क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो काफ़ी दिनों से, या फिर यूँ कह लीजिए, वो हल ही नहीं हो पाती हैं? कई बातें तो ऐसी हैं, जैसे बेसिक जो है वो आप हर जगह देखोगे, पानी निकासी की जो समस्या है जी, वो हर जगह है जी। हमारे गांव में भी बहुत ज़्यादा है, आज तो फिर भी कुछ कम हो गया है। हमारे विधायक जी ने बाहर वो लगवा दिया जी, एक पंप, उसकी वजह से निकलता है जी। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ। अच्छा, ये समस्या वैसे कब से बनी हुई है, पानी की निकासी नहीं हो पाती? ऐसा है, पानी की निकासी की 2 वजह हैं। एक तो सब हर घर में मोस्टली वो सबमर्सिबल पंप्स लगे हुए जी, लोग पानी इस्तेमाल कम करते हैं, वेस्ट ज़्यादा होता है जी, और वो फिर ऐसे ही बहता है सड़कों पे। इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि ये कहाँ जाएगा, आखिर कहीं तो जाना चाहिए ना, उससे ज़्यादा वो आता है तो समस्या बन जाती है। बिल्कुल। तो अगर बात करें, पानी की निकासी नहीं हो पाती है, क्योंकि और पानी की निकासी ना होना, बीमारियों में इजाफा होना, ये बात कही जा सकती है। तो इस तरह की सब समस्या को देखते हुए प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है? देखिए, अभी तो उठाया है जी, हमारे विधायक जी ने जी, इसके लिए पूरा एक लेआउट प्लान तैयार कराया है जी। जैसे वो पंप तो लग गया है, उसके लाने के लिए ना, जहाँ से भी लाना है वो ड्रेन आएंगे इधर उधर से और उस पानी को निकाला। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, बैंक में जाना, उनकी पेंशन आती है, कुछ अनपढ़ लोग भी होते हैं, उनके सामने कई दिक्कतें आती हैं बैंक में। बैंक में तो बेहद दिक्कतें हैं जी। जब से ये बुढ़ापा पेंशन जी बैंक में की है जी, तब से तो वहाँ जाना ही मुश्किल हो गया जी। यानी ये हाल होता है कि कई बार तो 3:30 बजे तक 200 आदमी की लाइन लगी होती है वहाँ। बताइए आप कैसे करेंगे? तो अगर आप ये बात करें भाई सीनियर सिटीजन के लिए, वो तो हैं ही सारे सीनियर सिटीजन जी, जो वहाँ पेंशन लेने के जाते हैं वो तो हैं ही, तो उनके लिए अलग से भी क्या करोगे?
हालांकि वो थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन उससे हल नहीं होती, लोग बहुत परेशान तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? BVM न्यूज के माध्यम से आपकी आवाज़ प्रशासन तक, सरकार तक पहुंच रही है, उस समस्या को हल किस तरीके से किया जा सकता है? क्या बैंक की शाखा और अदर खोली जाए यहाँ पर? क्या कुछ कदम उठाना चाहिए प्रशासन? ये तो हमारी जो बैंक की शाखा है वो बहुत छोटी है, जगह उसमें है नहीं इतनी। अगर उस एक को ही रखना है तो उसके लिए बहुत कोई बड़ी जगह बनानी होगी, स्टाफ बढ़ाना होगा, तब जाकर के इस समस्या का समाधान होगा। हम लोग लिख भी चुके हैं, उनसे बात भी कर चुके हैं हम, जो यहाँ का रीजनल मैनेजर थे, उन्होंने कहा जी जगह देख रहे हैं, मिल जाएगी तो स्टाफ भी बढ़ा देंगे, वो भी कर देंगे। जी, क्या कुछ समस्या है आपकी यहाँ पर? सबसे ये जो मवेशी अस्पताल है, इसमें हम काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं, पिछली योजना से भी देखते आ रहे हैं। इधर से गांव का पानी जाता है तो नाला भी बना हुआ है, उसको कुछ जमादार वगैरह कूड़ा डाल करके बंद कर देते हैं, कभी गुड्डे कर देते हैं, तो पानी जो उस मवेशी अस्पताल में भर जाता है। वहाँ पर जो पशु ले जाने वाले होते हैं वो भी दिक्कत में रहते हैं। डॉक्टर हैं जो टाइम पर ही आते हैं, उनको भी मतलब वहाँ बैठना दुर्बल होता है। अब हालांकि जो हमारा जो हाई सेकेंडरी जो स्कूल है उसमें तो कर दिया, उसमें से भी दीवार के नीचे निकल करके पानी पल्ली तरफ जाता है। कल मैं देखने गया तो मैं बोल रहा हैं डॉक्टर साहब से बोला कि इससे कुछ सरपंच से देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा ऐसी देख रेख हो जाए तो बड़ी सुविधा हो जाए आने जाने वालों को भी। हालांकि इतना गंदा पहले तो जो पानी था ना सारा उसमें जा करके जितने भी पेड़ लगाए थे वो सब पेड़ सूख गए, क्योंकि गंदा पानी जाता है। जो पेड़ ऐसे हैं ऐसे ऐसे लगाए थे एक बच्चे ने, उनमें पानी दे देकर परवस्त किए थे और कुछ तो उन पर से और जो काट ले जाती हैं ना लकड़ी वाले उन पर से बचाए, उन पर से बचे तो आज वो पर्वत हुए तो आज वो पानी ने नष्ट कर दिए। क्योंकि पेड़ एक ऐसा जीवन है कि इसके नीचे सब जीव जंतु बसाता है। और हम तो यही कहते हैं कि इसको भी सुविधा की जाए, नाली को जो पानी जाए ये बाहर निकाल के, या ये हमारे साइड में बम्बा है उसमें डाला जाए या इधर। और हमारे जो अस्पताल में जो पशु आते हैं ना इसकी जो दवाइयों की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे जो गरीब जनता है जो कि वो दवाई नहीं खरीद पाते हैं। डॉक्टर लोग तो खैर अपना लिख देते हैं, हो जाते हैं। और यही हमारी हुआ कि भाई ये हो जाए। और बिजली पानी तो पहले से भी ऐसी होती आ रही है और आगे भी जो समस्या हैं वो शायद कुछ हो सके कि वह हल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि हमारे अभी टेक्चुन शर्मा ने ये फतेह बलोच गोद लिया था, अब काफ़ी सुविधा है, लेकिन और सब चीज़ें सब बढ़िया है। एक जो बैंक में बुढ़ापे की जो पेंशन मिलती है ना उनकी स्लिप भरने के लिए बहुत परेशान रहते हैं लोग, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं ज़्यादातर, तो हर आदमी स्लिप नहीं भर पाते हैं तो वो इधर उधर डोलते शाम को 4 बज जाते हैं। फरीदाबाद लाइव में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर इसी समय इसी चैनल पर आपसे होगी मुलाकात। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उस ऐतिहासिक भाषण के साथ जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें जीने की राह चलने की आज़ादी देता है। मुझे दीजिए इजाज़त और आप इन शब्दों से कुछ सीखेंगे, मुझे उम्मीद है। नमस्कार। All the world admires a deed well done, and I think with all modesty we can say that we have done this action well. But let us not forget that the road ahead is still long and very steep, and we have many peaks to scale. Let us hope that we can do this with the same spirit in which we have faced this challenge, and that we will go ahead from peak to peak, raising our nation to new heights of quality and of excellence. I thank you once again, and I want to also welcome
I should like to say a very special word of greeting to our guest, His Excellency, the Ambassador of Bangladesh. शिकायत, वो कई बार उसकी शिकायत कर ली। समस्या, कम से कम 2-2.5 साल से सफाई नहीं हुई। सवाल, शिकायत करा कौन है, सुना कोई ना। जवाब, खबर, फिर मैं हूँ आपके साथ तनु मलिक, पायल लोडियाल, बिलाल मलिक। खबर का असर, चप्पा चप्पा फरीदाबाद, मेरे साथ फरीदाबाद लाइव।